एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एज आई हैव सेड, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर्स ऑफ मंथली मैगजीन्स साइंस एंड टेक पोर्शन। हम उल्टा चलने वाले हैं। हम लास्ट ऑफ 2023 यानी दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर नवंबर, अक्टूबर, ऐसे हम चलते जाएंगे जनवरी तक। और विद इन फेबररी हम मैक्सिमम मार्च के आसपास कवर कर लेंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और आई थिंक 15 मार्च तक हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद फेबररी 2024 साइंस एंड टेक एंड जनवरी ऑल्सो, और पूरा पिछले साल का। सो हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ और मुझे ये बतानी थी कि मैक्सिमम पोर्शन आपका इससे कवर हो जाएगा, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार इंडेक्स से कुछ चीज़ें देख लें, एक बार मैच कर लें। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कमेंट्स बता दीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, एक स्किम कर लीजिए एक बार इसको, मंथली मैगज़ीन को। क्योंकि मेरे हिसाब से PT 365 बहुत एंड में आती है, और एक साइंस एंड टेक जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आई थिंक वो उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा आपको जल्दबाजी में पढ़ना। एक थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को लेके, और दोनों से मिला के आई थिंक 35 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं हर साल। 20 फ्रॉम इन्वायरमेंट, 15 to 20, और 15 आई थिंक फ्रॉम साइंस एंड टेक। तो आप एक काफ़ी बड़ा पोर्शन लीव कर देते हैं अगर आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं। बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इन्हें रिलीजियसली कवर करते हैं इन लेक्चर्स को, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, और खुद आप अपनी पेरिफेरल नॉलेज से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर इसमें से भी कुछ अलग आ जाए जो इन चीज़ों में एग्जैक्टली कवर नहीं किया है वर्ड टू वर्ड, पर फिर भी आप पेरिफेरल नॉलेज से कवर कर पाओगे। आई कैन अश्योर यू विद दैट। और थोड़ा सा बेयर करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अब सारे सब्जेक्ट्स साइंस, इन्वायरमेंट और साइंस, इन्वायरमेंट एंड IR प्लस मैपिंग, इनका इक्वल वेटेज है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, जिन्हें हम समझते थे ये बड़े सब्जेक्ट्स हैं और इन पर हम कम रिलाय करते थे, बट आई थिंक अब इन सब सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, और आपको अपने सब्जेक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको किसी 30 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको सब में जनरलाइज वे में नॉलेज होनी चाहिए कि आप 50% ऑफ द क्वेश्चंस सही कर पाएँ। और 50% आपने सही कर लिए तो आई थिंक आप आराम से गो थ्रू हो जाओगे प्रीलिम से, बिकॉज 80 to 85 ही कट ऑफ जा रहा है, और वो दिन पे दिन कम ही होता जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ द एग्ज़ाम इज़ गेटिंग हायर एंड हायर। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहला जो दिसंबर में आर्टिकल आया था वो था स्पेस स्टार्टअप्स इन इंडिया से रिलेटेड। स्पेस स्टार्टअप्स की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि एक सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट द्वारा। सीड फंड स्कीम वो होती है जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनके प्रमोशन के लिए फ़ंड दिया जाता है। प्रमोशन इन दी सेंस कि वो अपना प्रोटोटाइप बना पाएँ, एक डेमो बना पाएँ। जैसे कोई भी कार लॉन्च होती है उससे पहले कार का डेमो वेरिएंट लॉन्च होता है जिसे टेस्ट किया जाता है, उन सब के लिए सीड फंड स्कीम दी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये सीड फंड की स्कीम स्पेसिफिकली इसी सेक्टर के लिए गई है मार्च 2023 में इन स्पेस के द्वारा। हम इन स्पेस को भी जानेंगे। पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि शेयर होल्डिंग एटलीस्ट होनी चाहिए 80% बाय एन इंडियन इन दी स्टार्टअप, और 50 लाख से ऊपर किसी और स्कीम में सपोर्ट नहीं मिला हो उस स्टार्टअप को किसी और स्कीम के अंडर, वो होना चाहिए। और 1 करोड़ की ग्रांट दी जा सकती है, और 3 इंस्टॉलमेंट में एटलीस्ट 40% या उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। फिर 60% जो होगा वो 30-30 या फिर जितना भी देना है उस हिसाब से बाकी 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। और IPR अंडर प्रोग्राम शैल बी ओन्ड बाय स्टार्टअप, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो स्टार्टअप के अंडर होनी चाहिए और उसका क्लेम होना चाहिए IPR पे। ये इसकी एलिजिबिलिटी है।
अब बात कर लेते हैं कि इन स्पेस ने दिया है, तो इन स्पेस क्या है, बट बेसिक पहले मेजर स्पेस स्टार्टअप्स देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से। अग्निकुल कॉस्मोस, ये 100 किलोग्राम्स तक के लो अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च करता है मॉड्यूल्स को, और ये फर्स्ट कंपनी है जिसने इसरो के साथ एग्रीमेंट साइन किया है अंडर इनस्पेस। इनस्पेस क्या है वो हम अभी देखते हैं। दूसरी है स्काई रूट एरोस्पेस, ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था। अब आप मुझे ये सर्च करके बताएंगे कि उस रॉकेट का नाम क्या था। इट इज़ ऑन वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया, और आपको एक गूगल सर्च में मिल जाएगा, बट आई वांट कि आप एक बार सर्च करो तो आप कभी स्काई रूट के बारे में नहीं भूलोगे। ये एक दूसरा है सेटश्योर, ये कंपनी स्पेशलाइज करती है रिमोट सेंसिंग मशीन लर्निंग में, रिमोट सेंसिंग मशीन लर्निंग, बस इतना जान लीजिए। दूसरी है पिक्सल, ये हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। ये जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है ये स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, जो कि एक नॉर्मल कैमरा नहीं कर पाता। इस वजह से इसे सैटेलाइट में यूज़ किया गया है। ये इसे फंडिंग मिली है अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल की पेरेंट कंपनी से। और दूसरा है पांचवा है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जिसने हॉल इफेक्ट थ्रस्टर बनाया है इंडिया में। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर क्या है कि जो नॉर्मल थ्रस्टर होता है उसमें लिक्विड पेट्रोल या फिर फ्यूल यूज़ होता है। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर में आयन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक आई थिंक जेनॉन गैस का यूज़ होता है, और ये काफ़ी रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाला है। थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट एक अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपकी जो सैटेलाइट है वो 10 से 12 साल या 20 साल भी स्पेस में काम कर सकती है एज़ कम्पेयर टू जो ऑर्थोडॉक्स वे में ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स होते हैं उनसे। आयन थ्रस्टर, और छठवीं है ध्रुवा एरोस्पेस, इसे अवार्ड मिला था। ये पूरी तरह से पूरा का पूरा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देती है स्पेस टेक के लिए। ये 6 स्टार्टअप्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, और इसे नेशनल अवार्ड भी मिला था, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो लो अर्थ ऑर्बिट में ये अग्निकुल से 100 kg तक के रॉकेट कैरी करता है तो हम ये देख लेते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है। लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो है 0 से 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस अर्थ से, वो है लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट है 37,000 किलोमीटर तक का, और हाई अर्थ ऑर्बिट है प्लस 37,000 किलोमीटर, यह है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो जो 37 यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पे 2 टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप जैसा कि आप समझ पा रहे होगे कि जब रोटेट करता है एक प्लैनेट और उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो वो उसकी ग्रेविटी से उतना ही कम इन्फ्लुएंस रहेगा, और अगर जो पास रहेगा वो उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर कोई पास है तो वो तेज़ी से रिवॉल्व करेगा बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर वो उससे दूर है तो उतना ही स्लो करेगा रिवॉल्व। तो जो एक आप मान के चलिए एक इधर पर पॉइंट, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा इस डिस्टेंस में जहाँ पर ये जो स्पीड है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए पास में स्पीड तेज़ है, यहाँ पे स्पीड लेट से 100 है और यहाँ पे स्पीड है 10, तो यहाँ पर एक इन दोनों के बीच में एक स्पीड ऐसी होगी जहाँ पर जो रिवॉल्व करने की स्पीड होगी एक सैटेलाइट की वो एग्जैक्टली इक्वल होगी कंपेयर टू अर्थ के रोटेशन की। तो जब अर्थ के रोटेशन से वो मैच कर जाएगी उस सैटेलाइट को हम कह देते हैं जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सिंक्रोनस मतलब वो सिंक्रोनाइज है अर्थ के रोटेशन से, सिंक्रोनाइज यानी कि सिंक में, साथ में मैच करते हुए। कई बार बोलते हैं ना कि डांस स्टेप्स आपके सिंक होने चाहिए एक दूसरे के साथ, पार्टनर के साथ, वैसे ही जैसे वो कर रहा है वैसी स्पीड में। तो जो अर्थ का रोटेशन है उसकी स्पीड को मैच कर लेता है ये सैटेलाइट। तो जब भी इसे देखते हैं तो ये हमें एक स्टेशनरी पोजीशन में दिखता है, क्योंकि ये अर्थ के रोटेशन के साथ ही रोटेट करता है उतनी स्पीड से, उतनी तरीके से। तो हमें ऐसा लगता है कि जो सैटेलाइट है वो एक ही जगह पे फिक्स है, बट ऐसा नहीं है, वो अर्थ के रोटेशन के साथ रोटेट कर रहा है, तो वो स्पेसिफिकली हमें एक ही जगह दिखता है। ये है एक चीज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। अब जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये जो बिल्कुल ये वाला सर्कल आप देख रहे हो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक फिक्स पॉइंट होता है
और इसकी एक ये खासियत होती है कि ये इक्वेटर पे होती है, इक्वेटर पे होती है और एक ही स्पेसिफिक जगह पे ये दिखती है हमेशा रोटेशन के साथ। और जियो सिंक्रोनस का ये होता है कि जियो सिंक्रोनस थोड़ी सी इंक्लाइन ऑर्बिट में करती है, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, इंक्लाइन ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है और ये अप एंड डाउन दिखती है। जब भी आप इसे देखोगे तो ये फिक्स समय पे एक ही जगह दिखेगी, पर आपको मूव होती हुई ये ऐसे दिखेगी जैसे ये वेव में चल रही है, लाइक ऐसे, क्योंकि ये अप एंड डाउन होती रहती है समय के साथ। बट ये रिवॉल्व सेम करती है लाइक जैसे अर्थ रोटेट करती है उसी स्पीड से। तो अब हम ये कहना गलत नहीं होगा कि एवरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, बट एवरी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इज़ नॉट अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये एक फैक्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अब बात कर लेते हैं इन स्पेस वगैरह की, जो जस्ट अ सेकंड मैं इसे इरेज कर दूं। ये है इन स्पेस, जिसके साथ MOU साइन, जिसके अंडर सीड फंड स्कीम आई है इन स्पेस। फिर है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, फिर है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। फिर कुछ स्कीम्स हैं तो हम देख लेते हैं एक करके बेसिक लैंग्वेज में। तो इन स्पेस जो है ये इसका टास्क है रेगुलेट करने का, प्रमोट करने का, गाइड करने का नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज़ को स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, और ये अलाउ कर सकती है उन नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज़ को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के रिसोर्सेज को यूज़ करने का, मतलब फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए। तो मतलब ये एक एपेक्स बॉडी है रेगुलेट, प्रमोट और गाइड करने के लिए नॉन गवर्नमेंटल, यानी कि स्पेस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये एपेक्स बॉडी है इसरो की तरफ से इंडिया। फिर दूसरी है अंतरिक्ष, ये काम करती है इंटरनेशनल कस्टमर्स को इंगेज करने के लिए विद इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। ये 2019 में सेटअप हुई थी। ये कमर्शियल आर्म है, मतलब ये कस्टमर्स लेके आती है इंडिया के लिए, विद इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, हर टाइप के। और दूसरी है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये 2020 में स्टेब्लिश हुई थी 2020 में एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी, ये एन प्रॉफिट बॉडी लिखा हुआ है, नॉन प्रॉफिट बॉडी स्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री। स्पेसिफिकली प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था। तो ये चारों में काफ़ी कंफ्यूज होता है, तो आप नॉर्मल सा एक अपने आप से एक्रोनिम बना लीजिए या कुछ भी कैसे भी करके याद कर लीजिए कि अंतरिक्ष का काम है इंटरनेशनल, अंतरिक्ष इंटरनेशनल, ऐसे कर लीजिए। तो अंतरिक्ष का काम है इंटरनेशनल कस्टमर्स को देखना, इन स्पेस का काम है यानी इंडियन स्पेस का काम है गाइड, प्रमोट और रेगुलेट करना नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज़ को, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का काम है कमर्शियल, यानी कि इंडिया के हों या विदेश के हों, सारे कमर्शियल काम जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के इसरो के हैं उसे हैंडल करना। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन का काम है प्राइवेट इंडस्ट्री को डेवलप करना। तो ये एक बेसिक था। ये मोस्ट ऑफ द चंक जो इस आर्टिकल का था, मतलब जो इस पॉइंट का था, वो हो गया। और कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है उसका काम है कि एंड टू एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ का इंडियन स्पेस में, क्योंकि अभी जो जस्ट अ सेकेंड, अभी जो 360 बिलियन का मार्केट चल रहा है स्पेस का पूरे ग्लोबली, जस्ट अ सेकेंड, 360 बिलियन डॉलर्स, उसमें से इंडिया का जो चंक है वो सिर्फ 2% है, विच इज़ ह्यूज मिसिंग ऑन फंड्स। 98% बाकी दुनिया में है, हमारे पास सिर्फ 2% है। और जबकि हम वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम टॉप 3 में बहुत जल्दी आने वाले, तो हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में एक्सेल नहीं कर सकते। और ये 2% हमें दिखाता है कि हमें अभी काफ़ी आगे जाना है। तो ये जो 2% है, इसमें अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ होगी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, उसे कहते हैं CAGR, वो 48% होगी पर ईयर टू ईयर बेसिस।
इसके साथ ये 48% ईयर टू ईयर बेसिस जब हमारी ग्रोथ होगी, उसके तहत हम 50 बिलियन का मार्केट कैप्चर कर लेंगे बाय 2030। और आज के टाइम पे इंडिया में 184 इंडियन स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं स्पेस टेक में। एक टाइम पे 2014 में सिर्फ एक थे। ये फैक्ट्स ऊपर ही दिए गए हैं, ये यहाँ पर। तो ये इस आर्टिकल के बारे में था। अब कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो काम कर रहे हैं। अटल इनोवेशन मिशन, ये आपको सबको पता होगा, उसके अंडर अटल स्पेस चैलेंज चल रहा है। अटल टिंकरिंग लैब, उसके बारे में ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हैं फॉर एक्सपोजर। फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्कीम है जो बनाई गई है 15 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को स्पेस टेक में जो काम कर रहे हैं उन्हें स्पेसिफिकली यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन, सर्वेलियंस इक्विपमेंट वगैरह बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और तीसरी है अनेक अराइज प्रोग्राम। इट इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन एंड इंक्रीज कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। ये अनेक अराइज जो है वो एमएसएमई और इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट और इंक्रीज कंपटीशन बढ़ाने के लिए बनाया गया है ये प्रोग्राम। तो ये बेसिक इसमें हो गया कवर ऑलमोस्ट, मोटा मोटा जो था। और मेरे हिसाब से इस पूरे आर्टिकल का जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी तो सिर्फ फैक्ट है। तो आप ऐसे ही इसी में ऐड कर लीजिएगा, बेलाट्रिक्स, पिक्सल, ध्रुवा, इसी में आप ऐड करके लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। एक ही पेज का रह जाएगा सिर्फ मटेरियल। अब दूसरा आर्टिकल है ई सिगरेट्स को लेके। तो ई सिगरेट्स को WHO ने बताया है कि 13 से 15 साल के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ई सिगरेट्स को एज़ कम्पेयर टू 20 या 22 साल के बच्चों के जो ग्रोन अप्स हैं उनके कंपैरिजन में। ये WHO की रिपोर्ट है। और इंडिया में ई सिगरेट्स को डिफ़ाइन किया गया है पैका एक्ट के अंदर, ये 2019 में लाया गया था। पैका एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्ट। तो हम याद रखेंगे पैका एक्ट। पैका एक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से रिलेटेड उनकी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ ये कवर करता है। इसी के अंडर बैन किया गया था ई सिगरेट्स को इंडिया में। और ई सिगरेट्स क्या होती हैं ये देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हीट करता है सब्सटेंस को, वो निकोटिन हो या ना हो, फ्लेवर्स हो, बट ये एक इनहेल करने पर एरोजोल्स क्रिएट करता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है। और इसमें हर टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटिन डिलीवरी सिस्टम्स को कवर किया गया है। बस वो चीज़ें कवर नहीं की जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट में कवर की जाती हैं, जिन्हें लाइसेंस मिल चुका है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर। इसके हार्मफुल दिक्कतें क्या हैं? निकोटीन है, डीआईसेटिल है, डायसेटिल, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप ये बताएंगे कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे होते हैं और क्या इनका इशू होता है। आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, ये एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट वॉलेटाइल VOC किन जगह पर यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, ये कमेंट्स में आप बताओगे। फिर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स, निकल, टिन एंड लीड होते हैं इनमें। ये ई सिगरेट्स के बारे में था एक छोटा सा आर्टिकल। तीसरा है ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। तो ये कुछ कैश फॉर किडनी रैकेट पकड़ा गया कि इनकी तस्करी हो रही थी ब्लैक मार्केट में, उसके ऊपर है। तो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता है आईज का, स्किन का, हार्ट वॉल्व्स का और ब्लड वेसल्स का। ट्रांसप्लांट्स ऑफ टिश्यू, अगर एक ही इंसान के अंदर, मतलब जैसे मान के चलिए किसी की नेक में कोई चोट है और वो नेक का पोर्शन उस समाज के सामने, मतलब आप आउटर वर्ल्ड को दिखता है आपकी टी शर्ट या जैकेट के बाहर भी, तो अगर आपको वो ऑड लगता है, तो अगर आप उस स्किन को कवर कराते हो, अपनी थाई की स्किन को रिमूव करा के और उस पर लगाते हो जिससे बर्न मार्क्स या फिर किसी के जलने के निशान ना रहे हैं जो दिखें आपको ऑड लग रहे हैं, उसे कहा जाता है ऑटोग्राफ्ट। यानी कि एक ही इंसान से लेके उसे उसी इंसान के दूसरे पार्ट में लगा दिया गया है, तो उसे ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। अब ये देख लेते हैं कि कौन डोनेट कर सकता है। इंडिया में क्या रेगुलेशन है? 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान डोनेट कर सकता है। और अगर किसी की डेथ हो गई है
और उसकी फैमिली में से अगर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और कोई क्लोज रिलेटिव अलाउ कर देता है तो अलाउ कर सकते हैं अगर वो डोनर 18 साल से कम का है तो। अब क्या क्या बॉडी के पार्ट्स में आप डोनेशन कर सकते हो ट्रांसप्लांटेशन के लिए? एक किडनी दे सकते हो, पोर्शन दे सकते हो पैनक्रियास का, लीवर का पार्ट दे सकते हो, सेगमेंट दे सकते हो अपने लंग का, या फिर पार्ट दे सकते हो अपने स्मॉल बोअल का। और ये किस एक्ट के तहत किया जाता है? जस्ट अ सेकेंड, ये किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। इसने अलाउ किया था ब्रेन डेड बाय लाइव एंड ब्रेन स्टेम डेड डोनर्स। ये ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड था। और बट बात ये है कि ये जो स्पेसिफिक एक्ट जो बता रहा है, ये चीज़ जो काला बाजारी हो रही है ऑर्गन हार्वेस्टिंग की, उसे नहीं रोक पाया। इस वजह से ये रिपोर्ट लाई गई है। इसकी प्रोग्रेस काफ़ी कम है, जैसा कि इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। और इन सब चीज़ों को जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है उसका नाम है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये इंडिया की एपेक्स बॉडी है जो रेगुलेट करती है हर चीज़ को ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड, और ये कवर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। ये ले डाउन करती है पॉलिसी गाइडलाइंस, जस्ट अ सेकेंड, पॉलिसी गाइडलाइंस, डाटा रजिस्ट्री करती है, मेंटेनिंग वेटिंग लिस्ट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स, कंसल्टेंसी सपोर्ट, सब कुछ ये देती है। मतलब जो भी चीज़ ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड इंडिया में होती है वो नोटो के द्वारा होती है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। 21 मिनट्स की वीडियो हो गई, तो आई होप कि आपको इससे हेल्प हुई होगी। और मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा जिसमें सारी हम न्यूज़ एंड शॉर्ट्स कवर कर लेंगे। ये पार्ट 1 था और मैं नहीं चाहता कि आप लॉन्ग वीडियो देखो। आप अगर आपको लगता है कि ये मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ तो आप 1.5 की स्पीड पे कर सकते हो। अगली वीडियो में ये कवर हो जाएंगे ईजिली। मुश्किल से वो भी 20-22 मिनट की बनेगी। तो हम अगर बड़ा सेगमेंट आया है साइंस एंड टेक का किसी मंथ में तो उसे हम 2 पार्ट में करेंगे, अदरवाइज़ हम एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप कि इससे हेल्प हुई होगी और कीप लर्निंग। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।